स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सूरदास के पदों में गोपियों ने किसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये उद्धव, बी कृष्ण, सी नंद या डी बलराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। सूरदास के पदों में गोपियों ने किसके प्रति प्रेम दिखाया है? कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गोपियों के अनुसार योग संदेश किसके लिए उचित है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, बी जिनका मन चंचल है, सी जो ज्ञानी है, डी जो योग साधना करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनका मन चंचल नहीं है, योग संदेश के लिए उचित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने किसकी भुजाएं काटने की बात कही है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि ये लक्ष्मण, बी राम, सी सहस्त्रबाहु की, डी विश्वामित्र की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटने की बात कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मकथा कविता के कवि कौन है? तो आपको बता दूं दोस्तों कि आत्मकथा कविता के कवि जयशंकर प्रसाद है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी नागार्जुन या डी सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। उत्साह कविता में कवि ने बादल को किसका प्रतीक माना है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये दुख का, बी क्रांति और नवीनता का, सी वर्षा का या डी शांति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रांति और नवीनता का। उत्साह कविता में कवि ने बादल को प्रतीक के रूप में माना है, किसका? क्रांति और नवीनता का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑट नहीं रही है कविता में किस ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये ग्रीष्म यानी कि गर्मी का, बी वर्षा का, सी हेमंत का या डी फागुन का। तो ऑट नहीं रही है कविता में फागुन ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। फागुन यानी कि मार्च या अप्रैल का महीना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि ने यह दंतुरित मुस्कान में किसकी मुस्कान का वर्णन किया है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये युवा की, बी बूढ़े व्यक्ति की, सी शिशु की या डी प्रेमिका की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिशु की बात कही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फसल कविता के अनुसार फसल किसके जल का जादू है? तो फसल कविता के अनुसार दोस्तों फसल नदियों के जल का जादू है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैप्टन चश्मे वाला किस प्रकार का व्यक्ति था? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये लालची, बी सच्चा देशभक्त, सी डरपोक या डी धनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सच्चा देशभक्त था। जो कैप्टन चश्मे बेचने वाला था दोस्तों वो सच्चा देशभक्त था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो पीडीएफ मैं करा रहा हूं उसको वहीं पे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत किस तरह के संगीत गाते थे? बाल गोविंद भगत किस तरह के संगीत गाते थे? तो वे कबीर के पद गाते थे, वे कबीर के बहुत सारी किताबें भी पढ़ा करते थे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवाबों की दिखावटी जीवन शैली पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को क्या किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेंक दिया। माता का आंचल पाठ में बच्चे किस खेल का अभिनय करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेती बाड़ी का अभिनय करते थे दोस्तों, खेती बाड़ी का खेल खेला करते थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने किस स्थान की यात्रा का वर्णन किया है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये कश्मीर, बी सिक्किम और गंगटोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम और गंगटोक शहर की बात उस चैप्टर में किया गया है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब बादल गरजा तब मोर नाचा, यह रचना के आधार पर कैसा वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मिश्र वाक्य है दोस्तों। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। किसी वाक्य में आए शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद परिचय कहलाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तेज दौड़ता है रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिया विशेषण रीतिवाचक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण अलंकार है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपदा के समय शिशु को कहाँ शांति मिलता है? तो विपदा के समय शिशु को कहाँ शांति मिलता है? माता के अंचल में, यानी कि माँ के अंचल में शिशु को शांति मिलता है और वह सुरक्षा महसूस करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था दोस्तों? वह सुस्त और बोदा था, यह चैप्टर में ही लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहानी यह भी, पाठ में लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने क्या शिकायत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखिका छात्रों को भड़काती थी दोस्तों। राम ने शिव धनुष को क्यों तोड़ा? क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए राम ने शिव धनुष को तोड़ा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं आपके लिए अभी केवल एमसीक्यू और 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन करा रहा हूं, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मैं एग्जाम के समय करा दूंगा। जो भी होता है 10, 15, 20 उसी में से छपेगा, इतना विश्वास रखिएगा। अब चलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ओर। तो 2 मार्क्स में आपका पहला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीजों से की है। पहला, कमल के पत्ते से, जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, और दूसरा है तेल की गागर से, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इन दोनों उपमाओं द्वारा गोपियां यह दर्शाती हैं कि उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से दूर है। दूसरा क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन चश्मे वाला बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों बदल देता था? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, कैप्टन चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त था और उसे नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति बुरी लगती थी, यानी कि जो नेताजी का जो मूर्ति था उन पे चश्मा नहीं था, इससे उसको बहुत बुरा लगता था। वह नेताजी के सम्मान को बनाए रखना चाहता था। जब कोई ग्राहक उससे वैसा ही चश्मा मांगता था जो मूर्ति पर लगा होता था, तो वह देशभक्ति के भावना से उसे ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, माता का आंचल पाठ में बच्चों को खेलते हुए देखकर लेखक की मां कैसे प्रसन्न होती है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, माता का आंचल पाठ में जब बच्चे खेलते हुए लौटते थे तो मां उन्हें देखती थी, विशेषकर जब बच्चे बारात का नाटक खेलते थे और दुल्हन को लेकर आते थे तो मां उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी और अपने छोटे से संसार में इस दृश्य को देखकर आनंदित होती थी। वह अपने बच्चों की स्वाभाविक शरारतों और खेल को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती थी। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में मुख्य अंतर क्या है? उदाहरण सहित बताएं। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, इसमें जो मुख्य अंतर है, कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और कर्ता प्रधान होता है, जबकि क्रमवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है और कर्म प्रधान होता है। कर्तृवाच्य जैसे कि राम किताब पढ़ता है, इसमें क्रिया का संबंध राम से है। और दूसरा है कर्मवाच्य, राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो इसमें क्रिया का संबंध किससे है? किताब से है। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? सूरदास के पदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को व्यर्थ बताया है। उनके अनुसार यह शिक्षा ऐसे लोगों के लिए उपयोगी है जिनका मन अस्थिर रहता है, चंचल है। गोपियां स्वयं को हारिल पक्षी के समान बताती है, जिन्होंने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण प्रेम को दृढ़ता से पकड़ रखा है, इसलिए वे योग के कड़वी ककड़ी जैसी ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकती है। वे कहती
है कि उद्धव यह योग की शिक्षा उन्हें दे जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, अर्थात वे लोग जिनका हृदय किसी एक के प्रति स्थिर नहीं रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचंभे के कारण क्यों थी? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या उनकी साधक वृत्ति और दृढ़ संकल्प के कारण लोगों के लिए अचंभे का कारण थी। उनकी दिनचर्या की मुख्य बातें निम्नलिखित थी, या मतलब नीचे जो लिखा हुआ है, तो जो पहला था आश्चर्यजनक वाले बात, तो वो पहला है प्रभात फेरी। वे हर दिन चाहे गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी अपनी प्रभात फेरी और गंगा स्नान के लिए मीलों दूर जाते थे। दूसरा संगीत साधना, वे सुबह उठकर गांव से बाहर अपने मधुर कबीर के पद गाया करते थे। और तीसरा है खेती का कार्य, वे साधु होते हुए भी खेती के सारे काम पूरी मेहनत और लगन से स्वयं करते थे। और चौथा है निर्मलता, उनकी निस्वार्थ भक्ति और गृहस्थ जीवन में भी सन्यासी जैसे सादगीपूर्ण जीवन शैली सबको आश्चर्यचकित करती थी। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, साना सना हाथ जोड़ी पाठ में जीतेन नार्गे ने सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में लेखिका को क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, जीतेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जो निम्नलिखित है दोस्तों। इसका पहला जो जानकारी था वो है प्राकृतिक सौंदर्य। उसने बताया कि जहां प्रकृति सुंदरता इतनी मोहक है कि आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए लोग इसे देवताओं का निवास मानते हैं। और दूसरा है पहाड़ी जीवन। उसने बताया है कि पहाड़ी जीवन कितना कठिन होता है, जहां औरतों को अपनी कमर पर भारी भरकम बोझ उठाकर जीना पड़ता है। और तीसरा पवित्रता, उसने बताया है कि गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर कटाओं को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और कवि लॉन्ग स्टॉक में गुरु नानक के पद चिन्ह है जिसे पवित्र स्थल माना जाता है। और चौथा है दोस्तों धर्म चक्र। रास्ते में धर्म चक्र दिखाते हुए उसने बताया है कि इससे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं दोस्तों, और तीनों जो है वो नीचे लिखा हुआ है। तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? इसमें एक ही मुख्य क्रिया और एक ही कर्ता होता है। उदाहरण के लिए अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, यह एक सरल वाक्य है। और दूसरा है संयुक्त वाक्य, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक शब्द और या किंतु परंतु आदि से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे है, मैं बाजार गया और फल खरीद कर लाया। तो जो इसमें और है, और किंतु परंतु, जो ये ऐसा वर्ड अगर आ गए किसी सेंटेंस में तो समझिएगा कि वह संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उस पर निर्भर होते हैं जो जब, तब, की, यदि आदि से जुड़े होते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी सहायता मिल सकता है। और सेकेंड चैनल का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि अगले महीने से या उस चैनल पर भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होने वाला है। जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।